दोहरा कत्ल। वो जनवरी की एक सर्द रात थी। मार्को ने सुजुकी आल्टो गोल्डन सिनेमा के पार्किंग लॉट में खड़ी की और लॉबी में दाखिल हो गया। इसने कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखा। 7:15 बज रहे थे। फिर अपनी जैकेट की जेब से एक टिकट निकाला और सिनेमा के अंदरूनी हॉल की तरफ बढ़ने लगा। मार्को एक स्नाइपर था। वो पैसे लेता और शिकार को एक ही गोली में मार डालता। वो हमेशा नाक के ऐन ऊपर माथे के दरमियान निशाना लेता था। जब भी कभी ऐसा कत्ल देखने को मिलता, पुलिस समझ आती ये मार्को का काम है। इसने स्नाइपर गन कहाँ से ली, कारतूस कहाँ से लेता था, ये भी एक मामला था। कई बार पुलिस के हाथ लगने के बावजूद वो बच निकला था। इसका असल नाम मार्को ही था, ये बात भी कोई नहीं जानता था। गुज़िश्ता शाम वो अपनी रिहाइशगाह में बैठा टीवी पर एक थ्रिलर वेब सीरीज देख रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। इसने दरवाज़ा खोला तो एक जर्द लिफाफा दहलीज पर मौजूद था। इसने इर्द गिर्द देखा, कोई नज़र ना आया। ये बात मार्को के लिए नई नहीं थी। अक्सर लोग इसे इसी अंदाज में रब्ता करते थे। नया काम मिल गया। इसने लिफाफा उठाते ही खुद कलामी की और अंदर आ गया। लिफाफा खोला तो इसमें एक कागज़ और सिनेमा का टिकट मौजूद था। टिकट देखकर वो मुस्कुरा दिया और सारी बात समझ गया। कागज़ पर सिर्फ इतना लिखा था, कल शाम 7:15 बजे गोल्डन सिनेमा बॉक्स नंबर 2। यूं आज शाम 6:45 बजे वो अपनी रिहाइशगाह से निकला और वक़्त पर गोल्डन सिनेमा पहुंच गया। जैसे ही वो मतलूबा बॉक्स में दाखिल हुआ, इसने देखा कि वहां एक आदमी बैठा हुआ है। वो इसके करीब जाकर बैठ गया। फिल्म शुरू हो चुकी थी और घुप अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में भी वो ये अंदाज़ा लगा चुका था कि वो दूसरे शख्स ने सर पर ऊनी टोपी और चेहरे के गिर्द मफलर पेट रखा था, जबकि आंखों पर मोटे शीशों वाला चश्मा लगा हुआ था। अपनी पहचान छुपाने का खूब इंतज़ाम किया तुमने, वो मुस्कुरा दिया। मुझे जानकर क्या करोगे तुम? मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसे से मतलब है। तुम चाहे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म या सदर भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ना भी नहीं चाहिए। इतना कहकर इस शख्स ने जेब से एक लिफाफा निकाला और बोला, इसमें 5 लाख रुपए हैं। तुम्हारा यही मुआवजा है ना? मुझ पर शक है क्या? क्या तुम पुलिस वाले हो? मार्को ने कंधे उचकाकर कहा। डैनी से बात कर लो, इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। इस शख्स के कहने पर मार्को ने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर बनाने लगा। कुछ देर बाद बात करने के बाद वो बोला, हाँ अब बताओ, मेरी बंदूक की गोली का अगला शिकार कौन है? साबिक वजीर दाखिला दिलनवाज खान। ओह, ये तो मुश्किल टारगेट होगा। इसके घर पर तो सिक्योरिटी भी होगी। मुश्किल टारगेट है, इसलिए तो तुम्हें बुलाया गया है। आज 18 तारीख है, 2 दिन के अंदर अंदर काम होना चाहिए। 21 तारीख को दिलनवाज खान इंग्लैंड जा रहा है और अगर वो एक बार मुल्क से बाहर चला गया, दोबारा हाथ नहीं आएगा। ठीक है, काम हो जाएगा, मार्को बोला और फिल्म देखने लगा। मैंने यहाँ तुम्हें फिल्म देखने के लिए नहीं बुलाया, अब तुम जा सकते हो। मार्को ने इसे देखा और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। जिमी, तुम्हारे लिए एक काम है। एक आदमी को मारना है। गहरी सब्ज जैकेट पहने शख्स ने अपने सामने बैठे नीली आंखों वाले नौजवान से कहा। यही तो मेरा काम है, जिमी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन कत्ल इस अंदाज में होना चाहिए कि इल्जाम किसी और पर लग जाए, यानी डबल मेहनत। कत्ल करने के साथ दूसरे के खिलाफ सबूत भी पैदा करने होंगे। मुआवजा भी डबल मिलेगा। ठीक है, यही मेरी खासियत है। तुम मुझे तफसीलात बता दो, मैं तैयार हूं, जिमी ने कहा। वो एक 25 साल खूबसूरत नौजवान था। नीली आंखें और भूरे बाल इसकी पहचान थे। जो भी देखता इसे यूरोपी या रूसी ख्याल करता था। इसने पहला कत्ल 18 साल की उम्र में किया और अब तक लातदाद कत्ल कर चुका था। इसकी एक खासियत यह थी कि वो कभी भी अपने शिकार को सिर्फ एक गोली का निशाना नहीं बनाता था। पहले वो अपने शिकार के गिर्द जाल बिछाता और फिर इस अंदाज में कत्ल करता कि इल्जाम किसी और पर लगे। इसलिए इस कत्ल के लिए भी इसे ही बुलाया गया था। अच्छा, अब यह भी बता दो कि कत्ल कौन होगा और फंसाना किसे है? जिमी ने पूछा। इसकी बात सुनकर सामने बैठा आदमी मुस्कुरा दिया और एक लिफाफा इसके हवाले करते हुए बोला, इसमें तमाम तफसीलात दर्ज हैं। जिमी ने लिफाफा चाक किया और चंद कागजात और तस्वीर बाहर निकाल कर देखता रहा। यानी तुम मशहूर सियासतदान दिलनवाज खान को कत्ल करवाना चाहते हो? जिमी ने पूछा। हाँ, तुम्हें कोई इतराज़ है? नहीं, बल्कि दिलनवाज को कत्ल करना तो काफ़ी दिलचस्प होगा। जिमी मुस्कुरा दिया और कमरे से बाहर निकल गया।